गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी का 4th चैप्टर कर रहे थे हम एयर। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जो मैं इस चैप्टर का आपको जो नोट्स भेजूँगी उसमें आपको एक क्वेश्चन ऐड करना है जो मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ है, और आंसर आपको बुक में से लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर विथ डायग्राम। मतलब आपको एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है, साथ में डायग्राम भी बनाना है। तो आपको इसमें लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप सबसे पहले आंसर में ये हेडिंग डालोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये पूरा आपको पूरा ये जो दिया हुआ है यहाँ तक 5 लेयर्स के बारे में आपको पूरा लिखना है, और डायग्राम ये बनाना है आपको। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है डायग्राम बनाने में। 5 लेयर बनानी है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या फिनोमेना होता है, वो आपको बनाना है। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है आपको टाइम टेबल भी भेज दिया जाए। तो ये जो क्वेश्चन है और साथ में आंसर वो आप लोग ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हमने कल पढ़ा था जो विंड्स हैं उनके बारे। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मतलब जो पवन है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड होती है। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है साइक्लोन नेचर्स फरी। ये साइक्लोन नेचर्स फरी, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इसमें आगे का चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो अब आया इसमें मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है आर्द्रता, मतलब नमी। जो एयर में जो नमी होती है या वायु में जो आर्द्रता होती है उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर। व्हेन वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़, जब जल, पानी पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्प बन के मतलब बाष्प बनता है, तो इट बिकम्स वाटर वेपोर। तो ये जल वाष्प बन जाता है। ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जो आर्द्रता वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ह्यूमिडिटी आपने शब्द ज़रूर सुना होगा, तो वो यही है कि हवा में जो जल वाष्प है, जो भाप है, जल वाष्प मतलब भाप, तो उसके कारण ह्यूमिडिटी, उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपोर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जब वायु में जल वाष्प या भाप की जो मात्रा होती है वो अत्यधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो उसे हम ह्यूमिड डे या आर्द्र दिन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुत उमस भरा दिन है। तो एज द एयर गेट्स वार्मर, जब हवा गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपोर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। जब जैसे जैसे जो वायु है वो गर्म होती है, तो इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र या ह्यूमिड हो जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू डे एंड टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवापोरेट ईजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। मतलब कि जब जो ह्यूमिड डे होता है उसमें जो आर्द्रता भरा जो दिन होता है उसमें कपड़े सूखने में बहुत समय लगता है, और जो हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है, और हम बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, बहुत असहज महसूस करते हैं। फिर है व्हेन द वाटर वेपोर राइजेस, कि जब जो ये जल वाष्प है वो ऊपर उठता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। द वाटर वेपोर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन टू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जो वाटर वेपोर है, जल वाष्प जो है वो कंडेंस मतलब संघनित या इकट्ठा होकर पानी की जो ड्रॉपलेट्स है, पानी की बूंदें बनाता है। बूंदों का ही एक समूह होता है, मतलब पानी की ठंडी जो जल वाष्प है वो संघनित होकर ठंडा होकर और साथ में इकट्ठा होकर जल की बूंदें बनाते हैं, पानी की बूंदें बनाते हैं। और क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और जो बादल होते हैं
वो इन्हीं बूंदों का ही एक ग्रुप होता है या समूह होता है। When these droplets of water become too heavy to float in air, जब ये जो जल की ये बूंदें जब इतनी भारी हो जाती हैं कि ये वायु में तैर ना सकें, तो देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो बादल होता है वो जल के जो पानी है उनकी बूंदों का ही एक ग्रुप है, और जब ये जल की बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तब वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाती है। प्रेसिपिटेशन होता है गिरना। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आपने जो जेट प्लेन है उसको अपने आकाश में उड़ते देखा होगा, तो वो जो जेट हवाई जहाज़ होता है वो अपने पीछे सफ़ेद जो है वो पाथ वो छोड़ता हुआ जाता है। तो द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, तो जो इनके इंजनों में से निकली नमी, जो इंजन से जो नमी निकलती है वो इकट्ठी हो जाती है, संघनित हो जाती है, और वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। मतलब ये कि जो वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जब जो प्रेसिपिटेशन है वो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरता है तो वर्षा कहलाता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर है जो भूमि का जो जल है, भूमिगत जो जल है ग्राउंड वाटर, वो वर्षा का जल होता है, तो वर्षा से मिलता है। तो प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। जो प्लांट्स हैं वो पानी के संरक्षण में मदद करते हैं। और when trees on hillsides are cut, rain water flows down the bare mountains and can cause flooding in low lying area। जब पहाड़ी क्षेत्रों में जो पेड़ काटे जाते हैं तो जो बारिश का जल होता है वो बिना पेड़ पौधे वाले पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। The conventional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall। क्रिया विधि के आधार पर, मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि, इसके आधार पर वर्षा जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले कन्वेंशनल, जिसको संवहनी बोलते हैं, ओरोग्राफिक पर्वतीय वर्षा एवं साइक्लोनिक चक्रवाती वर्षा। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। ये धरातल को ताज़ा जल प्रदान करती है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, यदि बारिश कम है तो वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट अकर, तो पानी की कमी, जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। तो ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस, और दूसरी तरफ अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो इसमें एक चीज़ ये दी गई है कि अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब दूसरी तरीका का जो दूसरे रूप हैं गिरने के या प्रेसिपिटेशन के, वो हैं स्नो, मतलब कि जो बर्फ़ गिरती है पहाड़ों पर, अक्सर बारिश नहीं होती, बर्फ़ गिरती है, वो है। और फिर स्लीट, हिमजल, वृष्टि होना, मतलब हिमजल जो पहाड़ों जो पानी है वहाँ पर वो स्लीट होता है। हेल मतलब ओले गिरना। इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो है हमारा साइक्लोन, नेचर्स फरी क्या है। साइक्लोन है जिसको बोलते हैं चक्रवात। आपने कई साइक्लोन्स के नाम सुने होंगे। नेचर्स फरी मतलब प्राकृतिक आवेश। ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन to cyclones that originate in the Bay of Bengal. On 17-18 October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on the 29 October 1999 that devastated large portion of the state.
The damages caused were mainly due to three factors: wind velocity, rain, and tidal surge. The wind of up to 26 km per hour lasted for over 36 hours. These high velocity wind uprooted trees and damaged the kacha houses. Rooftop of several industrial shade and other houses were also blown away. Power supply, the telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. These rains led to flooding in the major rivers of Odisha. The cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction to the coastal areas. The 7 to 8 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. अब इसको हिंदी में मैं आपको कन्वर्ट करके बता देती हूँ कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन या चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1919 को एक महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः जो पवन का जो वेग था, विंड का जो वेग था, वर्षा तथा ज्वारी टाइडल प्रतिकर से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पवन विंड 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही और तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक जो औद्योगिक भवन थे, इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग्स थी वो और अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं और जो विद्युत आपूर्ति थी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती जो विंड है उनके कारण उठी जो टाइडल इनके कारण उठी टाइडल वेव्स, जो इसको बोलते हैं हम ज्वारी तरंगे, जो स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय जो क्षेत्र थे, कोस्टल एरियाज जो थे, उनमें भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर की टाइडल वेव्स आई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो ये था, मतलब इतना ज़्यादा इस डैमेज हुआ था इसके कारण। फिर नेक्स्ट है द साइक्लोन ओरिजिनेट एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो north east of Port Blair on 25th October 1999 and gradually moved in a westward direction. It intensified into super cyclone and hit the area between Arizama and Balikuda in Odisha in 29 October at 10:30 a.m. The super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns. About 13 million people were affected. A large number of livestock were killed. Standing crops of paddy, vegetables, and fruits were heavily damaged due to salinization caused by tidal surge. Large tracts of agricultural land have turned infertile. Large tracts of sal, teak, and bamboo plantation have disappeared. The mangrove forest between Paradip and Konark vanished. तो ये कि जो 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाव मतलब डिप्रेशन के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा और गहन होकर इसने महाचक्रवात का इंटेंसिफाई होकर महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो ये जो सुपर साइक्लोन था उसने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय जो कोस्टल सिटीज़ थे उसके सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई।
धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। जो ज्वारी प्रोत्कर्षण से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। मतलब जो समुद्र का जो पानी था वो खेत वाली जगह पर आ गया। आप जानते हो कि समुद्र का पानी नमकीन होता है और इसके कारण जो भूमि थी वो अनुपजाऊ हो गई। और साल, सागवान, बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। मतलब ये जो साइक्लोन था मतलब कि इतना ज़्यादा विनाशकारी था कि पूरी तरह से जो उड़ीसा है वो बर्बाद हो गया था। तो ऐसे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ आते रहते हैं, और भी दूसरे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ भी इस तरह के साइक्लोन आते रहते हैं। तो आपने हो सकता है आपने सुना भी हो, अभी भी न्यूज़ में कुछ समय पहले बताया था कि साइक्लोन आने वाला है, कहाँ तो तमिलनाडु में कि कहाँ क्या कहीं तो साउथ में। तो आप जैसे अब देखोगे कि किस तरह से ये जो साइक्लोन है वो कितना भारी नुकसान पहुंचाता है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब हम पॉलिटिकल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। का मतलब नेक्स्ट लेक्चर से मतलब कल से पॉलिटिकल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।